कांग्रेस का कहना है कि खोदा पहाड़ निकली चुकी। मनरेगा का जिक्र 2 लाइन में किया गया। उस 2 लाइन में इस बात का जिक्र किया गया मनरेगा को एग्रीकल्चर यानी कृषि से जोड़ा जा रहा है। चौधरी साहब, ये तो अच्छी बात है, कोई रीजन तो है? अब बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि अब तक मनरेगा कहीं प्रोडक्टिविटी से जुड़ी हुई नहीं थी। यदि अब तक का मनरेगा का रिकॉर्ड देखें तो उसमें आउटपुट 0 है, बिल्कुल पूरी तरह। गड्ढे खुदवाए और गड्ढे भरवाए, ये तो प्रोडक्टिविटी कृषि नहीं के क्षेत्र में लाभ होगा ना? एग्रीकल्चर से जोड़ा गया है, ये एक अच्छा सराहनीय कदम है। अगर आप ये देखें कि मुफ्त में लोगों को पैसा बांटा जा रहा था और नहीं, कृषि को लाभ होगा ना, वो तो गड़बड़ी थी, सब छोड़ दीजिए ना। तो तमाम एग्रीकल्चर ऑपरेशन पे जोड़ा गया तो लाभ होगा कृषि को। और एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, अभी स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो रही थी। अभी जब अपोलो बना था तो गांव के किसानों की जमीन पे बना था, 1 रुपए मीटर पे जमीन दी गई। किसी गांव के गरीब आदमी का इलाज नहीं होता। मेदांता सिटी में भी वहां के गांव पंचायत की जमीन LMC की नहीं, अब हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि हमें याद है शीला दीक्षित की सरकार थी, दिल्ली में बीजेपी विरोध कर रही थी और सेंटर बीजेपी लगातार बोल रही थी। आज 15 रूरल हेल्थ रिसर्च सेंटर की बात की गई है। हमें अच्छी बात ये लगी कि एक शुरुआत तो हुई गांव में रूरल हेल्थ रिसर्च की बात। आवाज आ नहीं पा रही है, जैसे आवाज आएगी चलेंगे। अंजना, लेकिन आपके साथ वहां पर बहुत मेहमान है CII में, जरा अब उनकी प्रतिक्रिया भी लीजिए। जी बिल्कुल प्रसून, हमारे साथ शेखर गुप्ता, एडिटर इन चीफ इंडिया टुडे ग्रुप के यहाँ पर मौजूद हैं। राजेश शाह साहब, पास्ट प्रेसिडेंट CII के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राजेश जी आपके पास आते हुए पहले तो जरा मार्क्स भी बता दीजिए कि 10 में से आप कितने देते हैं, और कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि पुराने बोझ को ही वो आगे ढोते हुए दिख रहे हैं इस बजट के जरिए। क्या है नया और क्या है अच्छा? नहीं, पहले मैं मार्क्स नहीं दूंगा, मैं ये कहूंगा ये पुराना बोझ तो है ही है, इसको तो ले ही ये तो अपने सामने है। ये सब समस्याएं जो अभी ये 2, 3, 4 साल से हुई है, वो तो है ही, लेकिन इसको बदलना है। और इस स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया है कि मैं करने वाला हूं और कैसे करने वाला हूं। तो ये उन्होंने अनेक प्रपोजल रखे हुए हैं, तो इसलिए ये कहना कि बस वैसा ही चल रहा है, ये तो गलत बात है। मैं कह रहा हूं कि इसमें एक्चुअली सब लोगों के लिए कुछ है, और बिजनेसमैन के लिए भी ये क्लियर हो गया है कि टैक्स का इश्यू हो, इन्वेस्टमेंट का इश्यू हो, FDI का इश्यू हो, ये सब पर हम लोग देखेंगे कि आपका जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, PPP, इन सब विषयों पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये सरकार आगे बढ़ेगी इन सब मामलों में। 2 बिंदु पर मैं शेखर जी आपसे सवाल करना चाहती हूँ। एक तो PPP डिपेंडेंट बहुत लगता है कई जगहों पर ये बजट। दूसरा सवाल, 100 करोड़ आप देते हैं गर्ल चाइल्ड के लिए, 200 करोड़ एक मूर्ति के लिए, आप 2000 करोड़ गंगा की सफाई के लिए देते हैं, आप 7000 करोड़ 100 सिटीज के लिए देते हैं, 7000 बटा 100 तो 70 करोड़ एक सिटी के लिए। रैशनलाइज लगता है ये बजट? देखिए, इसमें इसको ध्यान से देखना चाहिए। आपकी आखिरी बात पे मैं पहले जाऊंगा। सरकार शहर नहीं बनाती है। वो जमाने जब सरकार शहर बनाती थी वो सोवियत यूनियन के साथ खत्म हो गए। आज सरकार एनेबलिंग एक ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें कि शहर बन सके। उस शहर के जोन को बताना है, यहाँ बना सकते हैं, इस जोन में यहाँ हॉस्पिटल होगा, यहाँ स्कूल होगा, यहाँ पे सड़क होगी, उसका लेआउट करके देना। उसके बाद जो पूंजी है और जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर लाता है। वही PPP है। PPP में क्या है? 3 P है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें पब्लिक क्या लाती है? पब्लिक लाती है रिसोर्स। पब्लिक लाती है चाहे वो जमीन हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो। तो पब्लिक रिसोर्स कंट्रीब्यूट करती है। प्राइवेट क्या लाता है? प्राइवेट लाता है पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप। जब वो मिलते हैं तो पार्टनरशिप होती है। अभी तक समस्या क्या थी PPP में, और उसी से लोग डरते हैं कि जो पब्लिक है वो अपना जो लाना था रिसोर्स वो नहीं ला पाई, और अगर लाई तो कहीं कोर्ट में या कहीं फंस गया। और जो पूंजी लेके आया प्राइवेट, उसने बैंक से कर्जा लिया। बैंक का तो पहले दिन से एकदम ब्याज चढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब तक कि वो आपके पहले जो प्रॉब्लम थी वो हल हुई और रिसोर्स मिला, तब तक आपका जो PPP था वो NPA बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और बैंक आपके पीछे आ गया। तो अगर आप PPP को ठीक चला पाए तो PPP से ही शहर बनेंगे, PPP से ही गंगा साफ होगी। ये जो आप अच्छा चला पाएंगे, यही पे तो की है कि वो PPP NPA ना बने, ऐसा क्या है? तो वो चुनौती है। वो चुनौती का जवाब बजट में नहीं हो सकता, वो चुनौती का जवाब अगले बजट तक आएगा। क्योंकि करना, ये कहना आसान
आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये दोनों चीज जो आपने बताई, ये दोनों पॉलिटिकल स्टेटमेंट थे। और जैसे विमेन्स सिक्योरिटी और सरदार पटेल का स्टैच्यू, दोनों एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। और सरदार पटेल का यही कि हम फेडरलिज्म में मानते हैं, और ये उन्होंने अगर ये कहते हैं कि अभी ये जीएसटी का भी हल लाएंगे, उसका सोल्यूशन लाएंगे, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में लेकर करना चाहते हैं और करेंगे। ये उन्होंने वादा किया, अभी हमें देखना है कि 6 महीने में हो जाता है या नहीं। चूंकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट की उन्होंने बात की तो सारे के सारे बदल डालेंगे। नाम के जरिए भी बहुत कुछ कहने की कोशिश है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर सरदार पटेल, उसके जरिए भी काफी कुछ कहने की। देखिए, ये राजनीति में लेजिटिमेट चीज है। आप अपने नेताओं के नाम में, और खास करके नेता अगर एक ऐसे हो जिनका आदर होता है देश में, आप कुछ रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है, इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं बना और हमारे संविधान में नहीं लिखा कि सब कुछ गांधी नेहरू के नाम में बनना है। तो उसमें आपने उस पार्टी को वोट दिया हो या ना दिया हो, मतभेद नहीं कर सकते। मैं मतभेद करूंगा अगर कोई आके किसी के नाम बदलने लगे पहले वाले, क्योंकि वो नेगेटिव होता है और उससे आप खींचातानी आपकी राजनीति में बढ़ती है। लेकिन अपने नेताओं के नाम में आप कुछ रखते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक सबसे बड़ा हाईलाइट आप दोनों से एक एक करके, सबसे बड़ा हाईलाइट और सबसे वीक पॉइंट अगर कुछ दिखता है, शेखर जी। देखिए, सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि कंटिन्यूटी है, क्योंकि आज जो ये तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं इनको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है? इनको सबसे ज्यादा डर इस चीज का लगता है कि कल को कोई मंत्री या कोई सरकार उल्टी करवट उठेगी अपने बिस्तर से और जो पहले नीति थी उसको बदल देगी। तो हर किसी को कंसिस्टेंट नीति चाहिए, ना सिर्फ हर साल के बजट में, बट 5 साल के बाद 5 साल के बाद 5 साल के बाद अगर सरकारें बदलती रहे तो उसमें अगर कंसिस्टेंसी एक बार मालूम पड़ जाए तो आप उसके हिसाब से, ये जैसे क्रिकेट में बोले, हम सब क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं इंडिया में, कि एक बार आपको पता लग जाए पिच में क्या है, उसके बाद अपना स्टांस फ्रंट फुट पे खेलना है, बैक फुट पे खेलना है, पैसा इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर पिच कंडीशन हर 6 घंटे में बदल जाए, 6 घंटे छोड़ दीजिए, हर सेशन में बदल जाए, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बिंदुओं पर कुछ नहीं हुआ, सरचार्ज नहीं हटाया, जीएसटी पर कोई टाइमलाइन नहीं दिया, तो वो तो बस पुराने एक लूज एंड्स थे जो खुले रह गए। आप क्या मानती हैं कि बस आज का एक ये 2 घंटे का स्पीच, उसी से सब पूरा देश बनने वाला है? बहुत कुछ काम करना है। मैं बिल्कुल सहमत हूं शेखर जी से कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन इसमें हमें जरूर लगता है कि कॉन्फिडेंस उन्होंने क्रिएट किया है कि हम लोग बहुत सी चीजों में अभी फर्क लाने वाले हैं, बहुत सीरियस है। 3-4 साल से हम लोगों ने, जैसे बिजनेस ने, ये देखा नहीं था। प्रॉमिसेस बहुत सुने, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बंद हो गए, इतने डिस्प्यूट्स हो गए, पीपीपी में सब कुछ ठप हो गया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये वित्त मंत्री जी ने कहा है, तो अभी हम उनका साथ देंगे और देखेंगे कि ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पूरी सरकार, सब आप सबकी और हम सबकी निगाह उन्हीं के पर है। देखिए, ये सब चीज आपस में मिली हुई होती है। इस समय भारत में जो सबसे बड़ा खतरा है और सबसे बड़ा जो स्ट्रेन है वो हमारे बैंकों के ऊपर है। हमारे बैंक इस टाइम हिल रहे हैं, जर्जर हो गए हैं, क्योंकि वो पीपीपीज में खास करके इतना पैसा फंसा हुआ है। अगर वो पैसा एनपीए जो है वो अगर परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया तो उसका असर जो सबसे गरीब से गरीब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, जो मोटरसाइकिल के लिए ईएमआई लेके बैठा है या टीवी के लिए ईएमआई लेके बैठा है, उसको भी फायदा होगा, क्योंकि उसी से जो आपके ब्याज के रेट हैं वो कम होंगे और ईएमआई कम होगी। तो ये इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जो होती है, इसमें सब कुछ मिला हुआ था। आपने बात की सरचार्ज की, मैं आपसे सहमत हूं कि सरचार्ज हटाना चाहिए था, और वो सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं, वो एक, मैं कहूंगा कि प्रिंसिपल सैद्धांतिक कारणों से भी हटाना चाहिए था। क्योंकि जब चिदम्बरम साहब ने वो लगाया था 10%, तो उन्होंने कहा था मैं सिर्फ 1 साल के लिए लगा रहा हूं, इसके आगे मैं नहीं बढ़ाऊंगा। जब उन्होंने अपना वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट किया तो उन्होंने कहा मैंने तो 1 साल के लिए लगाया था, लेकिन मेरा तो वोट ऑन अकाउंट है, मैं अगले वित्त मंत्री के ऊपर छोड़ रहा हूं। क्योंकि एक बार सरकार ने जब 10% के लिए 1 साल का वादा किया था तो दूसरी सरकार को वो निभाना चाहिए था। सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन अगर कुछ वादा देश को हुआ है तो वो वित्त मंत्रियों को याद रखना पड़ेगा। प्रसून, कुल मिलाकर यहाँ पर थम्स अप ही ज्यादा दिख रहा है। प्रसून, साहब एक चीज, अंजना हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोले। शेखर साहब हैं वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल। उनसे एक सवाल पूछिए जरा कि उन्होंने हाल में अपना जो फर्स्ट आर्टिकल इंडिया टुडे में लिखा है उसमें ब्यूरोक्रेट्स के जो पूरी स्टाइल शीट है गवर्नमेंट पे, उस पर अटैक किया है।
सरकार ने गवर्नेंस को लेकर कहा है कि हम इतना गवर्नेंस का भी फंड बना रहे हैं। जरा ये पूछा जाए कि क्या जो पॉलिसीज़ लाई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट आखिर में उसी ब्यूरोक्रेट को करना है जिस ब्यूरोक्रेट को लेकर उन्होंने अपने आर्टिकल में उंगली उठाई है, तो उनको क्या लग रहा है कि ये इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट के सामने कहीं ज़्यादा मुश्किल आने वाली है या ठीक ठाक चलेगा? बहुत आपकी आवाज़ हल्की आ रही है, लेकिन अगर मैं सही समझ पाई हूँ तो ज़रा खुले एंडेड में, क्योंकि मैं इतना ज़रूर सुन पाई प्रसून कि आपके पिछले आर्टिकल का जिक्र करते हुए और गवर्नेंस को लेकर जो आपने अपने पिछले आर्टिकल में शेखर जी लिखी थी तमाम बातें, उसके ज़रिए जब आप इस बजट को आंकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं नीति और नीयत को इस सरकार के आगे बढ़ते हुए, तो वो कंपैरिजन आपको कैसा दिखता है? देखिए, वो जिसको अब मैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग कहते हैं, लेकिन हिंदी में शायद आप कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो। तो अभी आपने तेल देखा है, तेल की धार देखनी पड़ेगी सारा साल, क्योंकि बजट तो एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि हम ये करना चाहते हैं। अब उसके बाद, और वो हर मिनिस्ट्री के बिहाफ पे कहता है कि स्पोर्ट्स में ये होने वाला है, हेल्थ में ये होने वाला है। अब देखिए कि वो हर मंत्री अपने यहाँ क्या करता है, हर मंत्री की जो अफसरशाही है वो अपने यहाँ क्या करती है। तो बजट कहना तो बहुत आसान है, उसके बाद जो करना, अब आप देखिए कि वो आपने जीएसटी की बात भी की, आपने कहा टाइमलाइन नहीं दिया, वो इतना आसान नहीं है किसी भी सरकार के लिए टाइमलाइन देना, क्योंकि उसके लिए संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। बीजेपी की राज्यसभा में इस समय बहुमत नहीं है, उसके लिए कांग्रेस से जाके बात करनी पड़ेगी। और हालांकि कांग्रेस पहले जीएसटी को आगे कर रही थी और बीजेपी उसको अपोज कर रही थी, लेकिन आपको पता है कि हमारे राजनीति में क्या होता है, आप जब विपक्ष में होते हैं कुछ और करते हैं, सत्ता में होते हैं तो कुछ और करते हैं। 18 राज्यों की आपको सहमति चाहिए ही चाहिए। नहीं, अब राज्यों की समस्या कम रहेगी, क्योंकि अक्टूबर आते आते मुझे लगता नहीं कांग्रेस के पास कर्नाटक को छोड़ के कोई खास राज्य रहेगा। नहीं, अभी देखिए, ये गवर्नेंस की बात की तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, जैसे डिजिटल इंडिया, ब्रॉडबैंड एवरीवेयर, उसके ऊपर मनरेगा जो इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है, तो उसमें कैसे जिनके लिए जाना चाहिए पैसे और वो भी प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए। दूसरा, ये सब जो सब्सिडी हो रही है वो भी टारगेटेड कैसे उन लोगों के पास पहुंचे जिनको उनकी आवश्यकता है। तो ये सब तो उन्होंने बहुत बदल जाएगा। यही तो बात है, यही तो ये गुड गवर्नेंस की बात है। और फिर कई चीज जो लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जिसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये भी उन्होंने कहा कि हर हाउस होल्ड के लिए, सैनिटेशन की भी बात की, लेकिन हर हाउस होल्ड को बैंकिंग नेट में ले आना है। और आप देखिए उससे भी कितना फर्क पड़ने वाला है। नियत दिख रही है, लेकिन देना होगा वक्त, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि ये पीपीपी एनपीए ना बन जाए। इसके लिए जरा इंतजार करना होगा। सरकार किस हद तक जो नियत दिखा रही है उसको नीति में और काम में बदल पाएगी, इसका इंतजार रहेगा। प्रसून जी, बात गवर्नेंस की जरूर है, लेकिन इन सब के बीच बख्शी साहब कह रहे हैं कि हमें जाना है, इस चाय की चौपाल से उठना है। बख्शी साहब, जाते जाते कमेंट जरा करते जाइए, क्योंकि रक्षा को लेकर और डिफेंस को लेकर जो सवाल देश के सामने है, आपने कहा 49% एफडीआई से रास्ता खुलेगा। हमारा सवाल ये है कि जो चीज़ें इस देश में अभी तक डिफेंस को लेकर इंप्लीमेंट होते आई, क्या उस दिशा में कदम तेजी से बढ़ जाएंगे, आपको लग रहा है इस सरकार के जरिए? देखिए, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आज के दिन अगर एक ज़रूरत है वो भारतवर्ष के अंदर एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को खड़ा करना, ताकि हम ना केवल अपने सशस्त्र सेनाओं की आयुध पूर्ति कर सकें, लेकिन हम और देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकें और हम जॉब क्रिएशन कर सकें। आपका ये माहौल नहीं है कि आप आउटसोर्स करें जॉब मैकडॉनल्ड डगलस को या लाइटनिंग को अमेरिका के अंदर या फ्रांस में अपने हथियार बनाने के लिए, जबकि आज को दिन आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है अपने बच्चों को। तो ये जो 49% है, लेकिन अब युद्ध के तौर तरीके तो बदल गए हैं। अब तो हथियारों से बड़े कम युद्ध लड़े जाते हैं। आजकल हथियार ही तो हैं जो युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि जब से रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स हुआ है, देखिए टेक्निकल जो है उसके अंदर उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। मैं आपको समझाऊं, वायु शक्ति, एयर पावर आजकल निर्णायक है। आपके पास वायु शक्ति है, आप जमीन पर, थल पर, समुद्र में आप छा जाएंगे। अमेरिका ने यही गल्फ वॉर 1, गल्फ वॉर 2 में करके दिखाया। आज के दिन आपकी जो वायु सेना है, चीन की वायु सेना के 1/3 रह गई। अभी तक चीन का
जो है क्वांटिटी ज़्यादा थी, लेकिन क्वालिटी में हम हमेशा आगे थे। अब वो क्वालिटी में भी साहब हम पिछड़ने शुरू हो गए हैं। मैं आपको आंकड़े देता हूँ। आज के दिन चीन के पास 913 फोर्थ जनरेशन फाइटर्स हैं, मतलब अब चाह रहे हैं चीन से युद्ध कर लिया जाए। Su-30। अब चाह रहे हैं ना चीन से युद्ध कर लिया जाए। मैं चाह रहा हूं कि युद्ध ना हो, और युद्ध तब नहीं होगा जबकि आप गैप ना खोलेंगे, आप द्वार ना खोलेंगे किले के द्वार खोलेंगे तो साहब हमला होगा। अगर आप युद्ध नहीं चाहते, इफ यू वांट पीस, उससे ज्यादा ताकतवर होना है हमें। युद्ध नहीं चाहते तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। सरकार आपकी बात सुन रही होगी, हम इस भरोसे पर आपको छोड़ रहे हैं, यहां से जाने दे रहे हैं कि सरकार आपकी बात जरूर सुन रही होगी। लेकिन फिक्की की क्या प्रतिक्रिया, हम सीधे फिक्की के चेयरमैन नेहा जरा बात किया जाए। मोदी सरकार का पहला बजट, क्या वाकई ये बजट अच्छे दिन लाएगा और आम आदमी की जो ढेर सारी उम्मीदें हैं उन पर पूरा उतर पाएगा? हमारे साथ है फिक्की के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ बिल्ला साहब। इन्हीं से जान लेते हैं कि क्या जो इंडस्ट्री की उम्मीदें थी उन पर कितना खरा उतर पाया है आज का ये बजट? मेरे हिसाब में हम तो बहुत उत्साहित है, क्योंकि इंडस्ट्री की वैसे कोई बहुत अदर देन इन्वर्टेड ड्यूटी एंड स्पेसिफिक इश्यूज कोई मोटी टैक्स की डिमांड और फाइनेंशियल डिमांड्स नहीं थी। हमारी डिमांड थी फॉर मेकिंग बिजनेस इजियर, कामकाज किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए, टैक्स की कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, पॉलिसी की एक स्टेबिलिटी हो। तो मेरे ख्याल में हर एक चीज उन्होंने एड्रेस करी है अपनी स्पीच में। वैसे देखा जाए तो जितनी लंबी स्पीच थी उतना समय भी नहीं दिया मुझे पूरा पढ़ने का, पर मैं एकदम रिएक्ट कर रहा हूं जो मैंने सुना है। पर इसमें उत्साहित होने की बहुत सारी चीजें हैं और हम उसको बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। 4.1% फिस्कल डेफिसिट, उस पर टिके रहना, उस पर कायम रखना, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? साथ ही जो सेक्टर्स जिन पर फोकस बहुत रहा है, खासतौर पर टूरिज्म, जैसे कि हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और खासतौर पर मेडिकल पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, इनको कैसे देखते हैं? देखिए, सारी चीजें पॉजिटिव हैं, क्योंकि जो मेरा कहना है कि इस गवर्नमेंट की एजेंडा का एक सिंगल फोकस पॉइंट अगर देखा जाए वो है एम्प्लॉयमेंट। तो टूरिज्म आपको लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, फॉरेन एक्सचेंज लाता है कंट्री के लिए। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये अपने को करीब नॉन फार्म्स के 50% एम्प्लॉयमेंट देने वाला है आगे जाकर के, और ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। मेडिकल और सब जो है ये आज नीड ऑफ सोसाइटी है और इस इंडस्ट्री को डेवलप करना है। इसमें दो विचार थे, शायद हम लोग स्पीच पूरी सुन नहीं पाए कि मेडिकल के ऊपर क्या क्या इन्होंने दिया है, पर ध्यान दिया है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रियली ड्राइव करेगा एम्प्लॉयमेंट को, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इन्होंने काफी ध्यान दिया है। पर ऑब्वियसली सारे आंसर आज नहीं आ सकते बजट में, इन्होंने एक दिशा दिखाई है। रोक रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि जिन मुद्दों को फिक्की ने उठाया था उन मुद्दों को लेकर हमें लगता है प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि उनका कहना था टैक्स एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जीएसटी की बात हो रही थी, गार के रिव्यू की बात हो रही थी, और खासतौर से एक बात का जिक्र किया गया था। जैन साहब एक जरा माइक लीजिए आप, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे। फिक्की ने एक कमेंट किया था कि टैक्स नेट से बचने के लिए इलीगल एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, इसलिए आपको उसका एक नए तरीके से क्लियर करना चाहिए परिस्थितियों को इस देश के भीतर में, लोग कम से कम टैक्स नेट से बचने का प्रयास ना करें। क्या वो परिस्थिति इस बजट में है? देखिए, मेरे ख्याल से अभी काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है अगर हमें इलीगल मनी क्रिएशन को एड्रेस करना है, क्योंकि जैसा इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जिस तरह का हमारा है या नहीं है, पार्डन सर, माने ये है कि नहीं वातावरण? नहीं, ये तो टैक्स नेट इस तरीके से बनाया गया, लोग बचने का तो प्रयास नहीं करेंगे ना। पहले बड़े बड़े उपाय खोजते थे। नहीं, उपाय तो अभी भी खोजते हैं और आगे खोजते ही रहेंगे। जब तक टैक्स इतना हैवी रहेगा तो नेचुरली लोग उपाय खोजेंगे ही। देखिए, चाणक्य ने कहा था कि जब तक 16% से ज़्यादा टैक्स होगा तो ये एक अन्याय है आम जनता के ऊपर। आप देखिए 1/6 की बात कही उन्होंने, तो अगर आप 30% टैक्स लेंगे तो डेफिनेटली लोग उसे बचाना चाहेंगे। और दूसरी तरफ आप जीएसटी भी अगर लिमिट में रखेंगे, मान लिया 10-12% रखेंगे तो लोग देंगे टैक्स, नहीं तो फिर आउट ऑफ द बुक्स काम करेंगे। देखिए, ये ऑटोमेटिकली होने वाली बात है। मैं इसमें देखिए, जेटली साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल 10 सेकंड का बड़ा एम्बिशियस टारगेट रखा गया है डेफिसिट का, सब लोगों को चीज़ें बांटी जा रही हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि इतने लोगों को एलोकेशंस करने के बाद जीडीपी आपका टारगेट है 5.4 से 5.9, तो फिस्कल डेफिसिट 4.1, और उसके बाद जो इतना एम्बिशियस फिस्कल डेफिसिट है वो किस प्रकार से अचीव हो पाएगा, ये बात मुझे थोड़ी कंफ्यूज करनी जाएगी। मैं समझना चाहूँगा
जीडीपी का एक चीज बताइए, इस पूरे बजट के बाद महंगाई को लेकर बहस होती है, महंगाई कम होगी? महंगाई तो कम नहीं होगी, क्योंकि महंगाई की सिचुएशन ये है। आप क्या बोल रहे हैं? महंगाई का ठीकरा जो है इराक के हालात पे वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल डाल दिया था। और दूसरा जो उनकी धर्मपत्नी जी ने भी बताया कि जमाखोर जो है वो जब तक कंट्रोल नहीं किए जाएंगे राज्य सरकारों द्वारा महंगाई का कुछ भी नहीं एक चीज होगा। हमारे पास तो बहुत मुझे सारे लगता चूंकि सवाल है, हम आखिरी हिस्से में हैं। एक मिनट, वही ऐसा शख्स हम लोग के बीच में है जो कह रहा है कि महंगाई कम होगी इस बजट के बाद। होगी? मैं कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं कम होगी? मैं कह रहा हूँ। कमेंट करते चले जाइए, बस हम खत्म करेंगे। देखिए, महंगाई थोड़ी कम होगी, उसका आभास और कम होगा, क्योंकि लोगों के जेब में पैसा आएगा और साबुन तेल टीवी सस्ता हो रहा है। कम हो जाएगी आप भी कह रहे हैं? आप भी हाँ जी, कॉम्प्लिकेशंस कम की गई हैं, चीजों को प्रैक्टिकली एड्रेस किया जा रहा है, महंगाई कम करने की दिशा में हम बढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन टाइम लगेगा, एकदम नहीं कम होगी। जब कम होने की कोई संभावना है तो महाराष्ट्र के चुनाव से पहले कम नहीं होगी। महाराष्ट्र की राजनीति तय करती है कि प्याज के दाम क्या होंगे, आलू के दाम क्या होंगे। बहुत बड़ा दबाव है महंगाई को लेकर, जो दर्शक हमसे लगातार सवाल कर रहे हैं। हम चर्चा को यहाँ पर रोक रहे हैं ये बताते हुए कि कुछ ऐसे मुद्दे, टैक्स, महंगाई, खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर और चकाचौंध,